नमस्कार दोस्तों। जंग का आज 19वां दिन है और आज ईरान से खबर आई कि ईरान के एक इंटेलिजेंस मिनिस्टर को इजराइल ने टारगेटेड ढंग से मौत की नींद सुला दिया। कल 18वें दिन बीते कल ईरान की लीडरशिप के दो अहम चेहरे इजराइल के हमले में मारे गए। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी और दूसरे बासिड जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी। और अगर बीते 19 दिनों की बात करें तो ऐसे दर्जनों लीडर्स कमांडर्स मारे जा चुके हैं। पहले दिन स्ट्राइक में 28 फरवरी को अयतुल्लाह खामेनी समेत 35-40 लीडर्स और कमांडर्स मारे गए। सवाल यह उठता है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल टारगेटेड ढंग से ईरान की लीडरशिप को खत्म कर रहा है, उससे क्या ईरान की यह लड़ाई कमजोर पड़ेगी? क्या ईरान को उनकी लीडरशिप को टारगेट करके इजराइल इस जंग को जीत सकता है? इजराइल जिस तरह से एक एक करके ईरान की लीडरशिप को खत्म कर रहा है, उससे क्या आने वाले दिनों में अगले टारगेट ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी हो सकते हैं? क्या मतलब है इन हमलों का? ईरान में हालांकि आज हजारों लोग अली लारिजानी की शव यात्रा कहें अंतिम यात्रा में शामिल हुए, हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन उसके साथ सवाल यह भी कि ईरानी लीडरशिप क्या कमजोर पड़ रही है और ऐसे घातक हमलों का सामना ईरान कब तक करेगा और कैसे करेगा? इन्हीं सवालों का जवाब जानते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि लारिजानी जो 5 दिन पहले बगदाद में सड़कों पर थे, एक प्रदर्शन का हिस्सा थे इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर, वो लारिजानी कल कहां मारे गए? ईरान में लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं? दुनिया भर के अखबारों में तमाम तरह की खबरें छप रही है, लेकिन वहां के लोग क्या बता रहे हैं, क्या जानते हैं, वहां किस तरह की बातें की जा रही है हम लोग को लेकर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है ईरान से जमीर अब्बास जाफरी साहब, रहने वाले भारत के हैं, रहते ईरान में हैं और 12-13 साल से वहां है, अभी प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी में कुंभ में, तो उनको हमने आमंत्रित किया है। पहला सवाल तो यही है जमीर अब्बास साहब कि अली लारिजानी पहले से टॉप टारगेट का हिस्सा रहे होंगे, टॉप टारगेट की लिस्ट में थे। 5 दिन पहले जो अमेरिका ने 10-10 बिलियन डॉलर इनाम रखे थे जिन 10 चेहरों पर, जिसमें आपके सुप्रीम लीडर भी हैं और अली लारिजानी खुद थे, और अमेरिका की तरफ से ये वांटेड की लिस्ट या कहें इनाम घोषित करने के 5 दिन बाद ही इजराइल ने या अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन में कहे जैसे भी अली लारिजानी को मौत की नींद सुला दिया। और आज जो माफ करें इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब के मारे जाने की खबर आई, उनको भी इसी तरह से एलिमिनेट कर दिया। तो ये कैसे हुआ? लारिजानी के बारे में क्या उन्हें अंदेशा नहीं था, या आपके मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोसाद के एजेंट हैं, इजरायली एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इजराइल को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रहा है, उसे पता है कि किस लीडर की कहां मूवमेंट है, क्या है? शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब आपको अर्ज करता हूँ, तमाम व्यूअर्स को, और उम्मीद करता हूँ जहां हैं आप सब खुशहाल होंगे। सबसे पहले तो ये है कि अली लारिजानी की शहादत जो है वो एक बूस्ट का काम कर रहा है ईरान में। ईरानी अवाम में एक जज्बा अजीब किस्म का है इस वक्त कि ईरानी अवाम कह रही है कि हमारे लीडर्स डरते नहीं, हमारे लीडर्स मैदान में रहते हैं, हमारे लीडर्स बंकर्स में नहीं रहते हैं। अली लारिजानी की शहादत कहाँ हुई? उनकी ऑफिस में। उनके साथ उनका बेटा भी शहीद हो गया। खुद अली लारिजानी पीएचडी हैं फिलॉसफी में, कांट की फिलॉसफी के अंदर उन्होंने पीएचडी की थी, उनकी किताबें हैं इसी टॉपिक के ऊपर। उनका बेटा साइंटिस्ट था, उनका बेटा भी साथ में शहीद हो गया। तो दो नजरिए हैं, एक ये है कि इजरायली लीडर्स बंकर्स में हैं, नेतन्याहू के एआई के वीडियोस आ रहे हैं, बेन गुवेर के बारे में कहा गया कि मार दिया गया, कोई खबरें नहीं। ईरान में वो सिस्टम है जहां पर इनके लीडर्स अपनी ऑफिस में नॉर्मल तरीके से काम करते हुए शहीद हो गए। यानी जनता इससे क्या पैगाम लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता, दुनिया ये कहना चाहती है ईरान कमजोर है, जनता ये कहती है कि हमारे लीडर्स हमारी तरह मैदान में हाजिर है और अपना खून और अपनी जान की बलि और अपना बलिदान दे के हमारे मुल्क में हमारे साथ खड़े हुए। जितना इमाम खुमैनी ने एक जुमला कहा था, जो ईरान के फाउंडर हैं,
जब इन लोगों ने अंजुम जी, ये जो मारने का पीरियड है, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया। जब ईरान की पहली पार्लियामेंट बनी तो अमेरिका ने बॉम्ब लगा के तमाम ईरान के पार्लियामेंट में उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके स्पीकर को, सबको एक साथ 72 ईरान के पार्लियामेंटेरियंस को मार दिया था। ये अज्यूम किया था ईरान ने कि अमेरिका ने कि हमने इनके पार्लियामेंटेरियंस को मार दिया तो ईरान खत्म हो जाएगा। आज 2026 में ईरान मजबूत है या कमजोर है? तो ईरान की अवाम में शहादत के बाद, क्योंकि शिया मुसलमान हैं, करबला की वजह से बूस्ट हो जाते हैं ये लोग। यहां पर ये नहीं है कि शहीद हो गए तो डर गए, नहीं, ये पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि ईरान को ईरान के दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। इस वक्त ईरान में एनर्जी जो है बहुत हाई है, शहादतें इनको बूस्ट करती है, इन्हें कमजोर नहीं करती है। ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि अली लारीजानी अपने ऑफिस में थे, मैं दुनिया के तमाम अखबारों को खंगाल रहा था यही जानने के लिए। कुछ जगह जानकारी मिली कि वो अपनी बेटी के घर पर थे, कुछ जगह जानकारी मिली किसी सेफ हाउस में थे। क्या पुख्ता जानकारी है? ईरान में लोग क्या बता रहे हैं? नहीं, ईरान में जो ऑफिशियल खबरें आई हैं उनके ऑफिस से जो रिलीज हुई हैं, जो उनके खुद ऑफिशियल उनके ऑफिस से रिलीज हुआ है, उसके अंदर उनका एक फोटो दिया गया है जहां पर उनका हाथ इस किस्म से है और उनकी अंगूठी जो है उससे पता चला है कि ये उनकी बॉडी है शहादत के बाद। और उन्होंने ऐलान किया कि अपने ऑफिस में थे, नॉर्मल रूटीन था, काम कर रहे थे। 4 दिन पहले लोगों के दरमियान आए थे, रास्ते में आए थे। परसों ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके ऊपर जान का हमला हुआ। आरिफ जो है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर जान का हमला हुआ था। अगले दिन वो दोबारा दौरे पे निकल गए, रास्तों में निकल गए, जहां पर बम गिरे हैं उनको देखने चले गए। तो ये ईरान की जनता में जब ये पैगाम जाता है कि हमारे लीडर्स हमारे साथ हैं, वो खुद बंकर में नहीं छुप रहे, अगर हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, ये कौम को मुत्तहिद करता है, यूनाइट करता है, कौम के अंदर जज्बा देता है कि हम मिलके दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। ये ईरान की आवाम में जो एनर्जी है वो इस वजह से क्योंकि आवाम और लीडरशिप एक है। यहां पर आवाम और लीडरशिप अलग नहीं है। एक लीडर को मारोगे 1000 लीडर उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि इससे ये लगता है कि ईरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोसाद के एजेंट हैं, जो जासूस हैं, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो ट्रैक करने में इजरायली फोर्सेज की मदद करते हैं। तभी तो एकदम टारगेटेड ढंग से प्रिसीजन अटैक हो रहा है और उसके बाद एलिमिनेट हो जा रहे हैं ईरानी लीडर्स। देखें, आयतुल्लाह खामेनी के बारे में भी इजरायलियों ने क्लेम किया कि हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी और हमने ये किया। उन्होंने आयतुल्लाह खामेनी 7 दिन से लाइव आते थे और सबको पता था कि आयतुल्लाह खामेनी कहां बैठते हैं, कहां पर लाइव आते हैं, कहां पर कुरान पढ़ रहे हैं और कहां पर कुरान का प्रोग्राम हो रहा है। उन्होंने क्लेम किया हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। भाई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। हर इंसान जो लाइव ईरान का टीवी देखता है वो जानता है आयतुल्लाह खामेनी रोज बहते रहबरी में रात को 9 बजे आते हैं, रोज 7 बजे यहां बैठते हैं। उनका लाइव आता था तो उन्होंने छुपाया नहीं था। ये कि मोसाद अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहता है कि उनका बहुत डीप, मैं नहीं कह रहा हूं कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन ये है कि उनके इंटेलिजेंस की वजह से शहीद हुआ हो, तो अगर वो कोई ऐसी जगह छुपा हो कोई और वो पकड़ा गया हो, मारा गया हो, तो आप कह सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई आपके जो पैरामिलिट्री फोर्स के बासिज के कमांडर इन चीफ गोलाम रेजा सुलेमानी को कहीं टारगेट करके मारा, अली लारीजानी को कहीं टारगेट करके मारा, आज अगर इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को टारगेट करके मारा, तो मार तो टारगेट करके रहा है इजराइल या अमेरिका, तो उसको स्पेसिफिक जानकारी है, मिलती है ना सब और होती है। आप जैसे कह रहे खामेनी साहब का, पुरानी बात हो गई, अब 18 दिन हो गए, 19 दिन, लेकिन तब भी ये कहा गया कि सीआईए को जानकारी मिली कि किस समय मीटिंग है जिस समय मैक्सिमम लोग वहां होंगे, इसलिए बहुत सारे लोग मारे गए। तो मेरा कहने का आशय है कि ईरान में क्या ये इजराइल का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, मोसाद का और इजरायली एजेंसियों का, कि उनको सारी जानकारी मिलती है, तमाम तरह की कोशिशें ईरान ने की उसके बावजूद?
देखिए अंजुम जी, इस बात का तो कोई डाउट नहीं है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की गुलाम है। तो अगर आपके और मेरे पास मोबाइल फोन है तो मुझे कोई और इंटेलिजेंस ऑफिसर की जरूरत नहीं है, मेरा मोबाइल फोन ही मुझे सारा ट्रैकिंग मुझे बता देता है। हसन नसरुल्लाह जब शहीद हुए थे तो उनके शहादत से पहले उन्होंने खुद अपने मोबाइल कहा था कि मोबाइल का इस्तेमाल करना हमारे सिपाहियों के लिए सबसे ज्यादा मौत का सबब मोबाइल और टेक्नोलॉजी। तो सिर्फ ये नहीं है कि कोई रियल टाइम लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजिकल वॉर है, और एक तरफ ईरान है और एक तरफ पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी उनके मुकाबले में है। तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि भाई उनके पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी होगी, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि इनके मार देने के बाद क्या ईरान कमजोर होगा या मजबूत होगा? ईरान की आवाम में ये मौत से मायूसी आती है या जज्बा आता है? मैं एक मिसाल देता हूं अंजुम जी। देखिए अमेरिका ने एक वीडियो रिलीज किया जहां पर उन्होंने कहा कि हमने एक पुलिस स्टेशन पे हमला किया और वहां पर हमने कैसे मार दिया। ईरान ने क्या किया? अब ये साइकोलॉजी समझे ईरान की। ईरान ने क्या किया? उसी पुलिस स्टेशन पे अनाउंसमेंट किया कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए। अमेरिका ने कल मार दिया, हमारे इतने इतने पुलिस मर गए कर्मचारी। तो आवाम को क्या करना चाहिए था? नहीं यार ये तो बहुत जान का खतरे का। वहां पर लाइन लगी थी 2 घंटे की, लोग आके सिर्फ रजिस्टर कर रहे थे कि अगर आपको वॉलंटियर चाहिए तो हम लोग सब वॉलंटियरिंग के लिए तैयार हैं। ईरान में खर्ग आइलैंड पे इन्होंने मारा और खर्ग आइलैंड पे हमला करके वहां के रिसोर्सेज को खत्म करना चाहा। तो खर्ग आइलैंड में आपको दुनिया में क्या लगेगा कि भाई अगर हमला किया तो ईरान को डर जाना चाहिए, अवाम को डर जाना चाहिए। अगले दिन खर्ग आइलैंड जाने वाली तेहरान से जो शिप्स थी वो फुल बेच दी गई और लोगों ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड पे हमला करना चाह रहा है तो हमारी पूरी जनता खर्ग आइलैंड जा रही है मुकाबला करने के लिए। तो आप ये सोचें, 2 पहले मानसिकता को समझें। एक मानसिकता ये है कि हम मार देंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। एक मानसिकता ये है कि तुम जब हमें मारोगे तो हम और मजबूत होंगे, हमारी कौम और मुत्तहिद होगी, हम और यूनाइट होंगे, और जितना तुम मारोगे उतना ही जनता हमारे प्रति प्रेम और इस सिस्टम के प्रति जनता यूनाइट होगी। तो ये लोग जानते हैं कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, लेकिन लोग रास्ते पे आ रहे हैं, लोग इस वक्त यूनाइटेड है। तो वो जो उनका एम है कि रेजिम को बदल दें या कौम को बदल दें या कौम को लीडरशिप के मुकाबले में लेके आ जाएं, वो अपने गोल में जितनी ये मारते जाएंगे उतना ज्यादा फेल होते जाएंगे। लेकिन ये बताइए, जैसे अब ये कहा जा रहा है कि जो नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, कितने जख्मी है। कई जगह खबरें वेस्ट में छप रही है कि कोमा में है, कुछ जगह खबर आई कि मॉस्को में उनकी सर्जरी हुई है। ये कहा गया एक पैर कट गया, लीवर जख्मी है। कई तरह की खबरें ट्रंप से लेकर उनके डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ से लेकर और सब जगह से आ रही। ईरान में क्या खबर है उनके बारे में? देखिए ईरान में ये बात तो कही गई है कि जो हमला हुआ था उसमें खुदा ने उनको बचा लिया। वो वहीं थे जहां पर हमला हुआ और चंद लम्हा पहले वो घर से निकलकर एक आंगन में गए थे। तो वो हमले में जख्मी हुए थे, लेकिन कोई जख्म ऐसा नहीं है जो न जानलेवा है न कोई ऐसा बड़ा जख्म है जिसकी वजह से उनकी लाइफ के ऊपर कोई असर हो या उनकी मूवमेंट के ऊपर कोई असर हो। तो वो नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईरान के अगर ऑफिशियल्स, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई इतने साल से थे, 37 ईयर्स से थे, ईरान को रूल कर रहे थे, तो वो कंप्लीटली सेफ थे, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं थी। ये जो लोग शहीद हो रहे हैं ये लोग चूज कर रहे हैं कि जनता के दरमियान आम जिंदगी जीना चाहते हैं। ये लोग लोगों के दरमियान जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इनकी न्यूज आ रही है 5 बजे ये इनकलाब स्क्वायर पे थे, 8 बजे यहां पे थे, न्यूज आती है ये। तो ये कि इनको शहीद कर देने से, और ये चूज कर रहे हैं कि ये पाथ पे जाएंगे कि लोगों को मैसेज देना है कि हम आपके साथ मैदान में। अंजुम जी आज 18वां दिन है जंग का। हर रोज यानी हर रात को कई लाख लोग आते हैं। मैं कल रात को एक कुंभ में रहता हूं, मैं यहाँ ड्राइव करके मैं गया
तो एक स्ट्रीट पे मुझे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने को कार रैली में 1 घंटा लगा। इतने लोग रास्ते पे थे कल रात को। तो ईरान के अंदर जनता रास्ते पे है, जनता सपोर्ट कर रही है, और ये लीडर्स अपनी शहादतें देने के साथ कह रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं। ये मानसिकता ईरान की समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये जो हो सकता है, अगर मुस्तफा खामनेई के ऊपर भी $10 मिलियन का अमेरिका ने इनाम घोषित कर दिया 5 दिन पहले, मुमकिन है कि अगले नेक्स्ट टारगेट मुस्तफा खामनेई होंगे। देखें, इंशाल्लाह कि मुस्तफा खामेनेई साहब जो है, आयतुल्ला मुस्तफा खामेनेई की जो है सेफ्टी होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये मैं समझना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं समझते कि हम मारने से नहीं मरते, ये क्यों नहीं उनको समझ में आता। आप मुस्तफा खामेनेई को अगर शहीद कर देंगे तो क्या ईरान का निजाम और सिस्टम खत्म हो जाएगा? ईरान का एक सिस्टम है, और ये सिस्टम में असली चीज उनकी आवाम है। ये आवाम एक सिस्टम को पसंद करती है, उससे मोहब्बत करती है। आयतुल्ला मुस्तफा खामेनेई नहीं तो उनके बाद कोई और, नहीं तो उनके बाद कोई और। लेकिन हजारों लोग जो सड़कों पर उतरते हैं वो भी सिस्टम का हिस्सा है ना। अगर समय समय पर जो वहां प्रदर्शन हुए जनवरी में, हजारों लोग निकल गए, वो भी तो वहीं के लोग थे जो मोहब्बत नहीं, रिजीम चेंज चाहते थे या नारे लगा रहे थे खामेनेई के खिलाफ। तो दोनों तरह के लोग हैं। कहा जाता है ईरान में उनको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, वहां की फोर्सेज कुचल देती है, ये जो बासिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो कुचलती है। लोग आरोप लगाते हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अली लारीजानी ने उस फोर्सेज को लीडरशिप दी जो जिन्होंने कुचला। तो वहां असंतोष को कुचला भी जाता है रिजीम के अगेंस्ट ना। जी अंजुम जी, डिपेंड करता है कि आपको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है ना। तो जैसे मिसाल दे रहा हूं कि आप मुझे एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दीजिए, ऑथेंटिक वेरीफाइड, कि ईरान में इस तरीके से कुचला गया, एक ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। नहीं, तो यानी एक सर्च करेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों खबरें मिलेगी कि कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों को, रिजीम की मुखालफत करने वालों को जेल में रखा गया है, पकड़ा भी गया है, एग्जीक्यूट भी किया गया। ये तो पब्लिक डोमेन में भरा पड़ा है गूगल में, दुनिया भर की खबरें। अब मैं एक नाम क्या बताऊं, अभी बैठ के सर्च करूंगा तो सैकड़ों खबरें निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा होता नहीं है। जी, मैं ये जो सैकड़ों खबरें हैं ना, मैं उनका ही सोर्स जानना चाहता हूं कि अक्सर जो पूरी दुनिया में इस वक्त मीडिया हाउस है, उसमें मैं आपको एक पूरा प्रोसेस में एक्सप्लेन कर दूं आपको। न्यूज आती कहां से? ईरान इंटरनेशनल से। ईरान इंटरनेशनल कौन चलाता है? इजराइल, ठीक है। और सोर्स दिया जाता है कि ईरान इंटरनेशनल से खबर आई है, ठीक है। उसको न्यूयॉर्क पोस्ट शेयर करता है, फिर न्यूयॉर्क पोस्ट को वॉशिंगटन पोस्ट शेयर करता है, फिर वॉशिंगटन पोस्ट से सारे इंडियन मीडिया कॉपी करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट सोर्स की बात कर रहा हूं कि ये 100 पेजेस 100 न्यूज चैनल्स में चला एक न्यूज, है ना। उसका सोर्स क्या था? अनवेरिफाइड एंड अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स। आप एक पत्रकार हैं, सीनियर भी पत्रकार हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईरान में जो प्रोटेस्ट में लोग मारे गए उनकी खबर का आप सर्च करें, और जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सिवाय 3 के आपको नहीं मिलेंगे। ईरान इंटरनेशनल 1, 2 आपको मिलेंगे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के नाम 3 नाम मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के, तीनों अमेरिका में और इजराइल में बेस्ड है, ठीक है। तो आप अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कहें कि ईरान में हजारों लोगों को मार दिया गया है और उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इजराइल और यूएस हो, तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस तरीका मीडिया का प्रेजेंटेशन नहीं होगा। 1, 2 ईरान में जो प्रदर्शनकारी नहीं है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि ईरान में प्रदर्शन नहीं होते या ऑपोजिशन नहीं है। आयतुल्ला खामेनेई खुद अपनी स्पीच में उन्होंने कहा है कि लोगों को हक है कि लोग आके प्रोटेस्ट करें, है ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुद चेक कर लीजिएगा और बाद में मुझसे डिस्कस करिएगा। मैंने इस पे कई वीडियोस बनाए हैं। जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ईरान की तरफ से पोस्ट की जाती है, वो उसके सोर्स आप देखें कहां से आते हैं सोर्स, ठीक है। तो ये 2-3 सोर्सेज होते हैं जो जनरली वेस्ट वाले इसको प्रोजेक्ट करते हैं, और उनका सोर्स होता है कि भाई हम बताएंगे कि ये रिपोर्ट्स हैं, और ये खुद उनकी रिपोर्ट्स होती है ईरान के खिलाफ। हम इसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि ईरान में ये फैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं।
दूसरी चीज ये है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट होते हैं या हुए हैं, ये माइक पॉम्पियो अगर खुद आके कह रहा है कि हमारे लोग मौजूद हैं ईरान के अंदर वेपन्स के साथ, मोसाद आके कह रहा है कि हमारे लोग मौजूद हैं ईरान में वेपन्स के साथ, तो क्या हमारे लिए क्लियर नहीं होगा वेस्टर्न फंडेड है? एक मैं कह दूं, अंजुम जी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उन्होंने तमाम यूरोपियन एम्बेसडर्स जो थे, तमाम यूरोपियन एम्बेसडर्स जो तेहरान में थे, उनको बुलाया और उनको एक मीटिंग में बुला के वीडियो एविडेंसेस दिए जहां पर फॉरेन गवर्नमेंट्स लोगों को वेपन्स के साथ रास्ते में भेज रही थी, गोलियां मार रहे थे, वो लोग अवाम को गोलियां मार रहे थे, टेररिस्ट अटैक कर रहे थे, और उन्होंने एविडेंस दिया कि फॉरेन गवर्नमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो ये कि ईरान में प्रोटेस्ट नहीं होता, ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन क्या प्रोटेस्ट फॉरेन फंडेड होता है? सवाल के बाद मूल विषय पर आता हूं, जिस विषय पर मैं बात करने के लिए इनवाइट किया था। देखिए, आप खुद मान रहे हैं प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट की तस्वीरें हमने देखी है, लेकिन आप भी अगर ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने वालों को, प्रदर्शनकारियों को, रिजीम के खिलाफ बगावत करने वालों को 40 सालों में या 79-80 के बाद से 45 सालों में किन्हीं को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, सजा नहीं हुई, उनको मारा नहीं गया, तो वो भी गलत होगा। मैंने अभी खोल लिया सामने गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी 5 मेरे सामने एआई से लेके सब खुला हो, लेकिन इस पर डिबेट करेंगे तो फिर 2-3 घंटे हो जाएंगे, कुछ आप सही बताएंगे, कुछ मैं आपकी बातों को गलत करता रहूंगा, तो विषय कहीं और जाएगा। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, तो आप वहां हैं, तो आप ये कहने की आपकी मजबूरी हो सकती है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अर्जुन जी कि कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक आम इंसान के लिए क्लियर होना चाहिए कि वेस्ट का एक एजेंडा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ईरान के अंदर वो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, ये क्लियर। हाँ, दूसरी बात, अमेरिकन और वेस्टर्न 200 से ज्यादा चैनल्स चलते हैं ईरान के अंदर रेजिम चेंज करवाने के लिए। 200 से ज्यादा चैनल्स चलते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, फला फला, ये सब 200 से ज्यादा चैनल्स ईरान के अंदर चलते हैं। 3, ईरान के अंदर फॉरेन इंफ्लुएंस प्रोटेस्ट में नहीं होता, इसका डिनायल नहीं किया जा सकता, इसके एविडेंसेस प्रूफ है। 4, ईरान ये क्लेम करता है कि ईरान में जिनको दी जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दी जाती है, और मैं इसके अगर डिबेट्स हैं तो इसके लिए हम लोग डिबेट्स अलग से कर सकते हैं, लेकिन कि ईरान के अंदर ओवरवेमिंग मेजॉरिटी, ये हम लोग इस पे विदाउट एनी डिनायल इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि ईरान में ओवरवेमिंग मेजॉरिटी इस वक्त हुकूमत के साथ है, रास्ते पे है, लाखों की तादाद में लोग इस वक्त, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन की जगह नहीं है कि ईरान में इस वक्त लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। हर रोज जंग होने के बावजूद 18 रातों से लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे मौजूद हैं, और हुकूमत और इस गवर्नमेंट के साथ ये अवाम जुड़ी हुई है। हाँ, एक तादाद 9 करोड़ की लोगों के अंदर से अगर 10% या 5% ईरान के मुखालिफ भी होंगे तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ये एक नेचुरल एक सोसाइटी के अंदर ये होना, इसको कोई डिनाई नहीं। आपकी बात से जमीर साहब, आपकी बात से अब यहां सहमत हूं। एक सवाल फिर उठता है कि ये भी वेस्ट के मीडिया में ही, जिसको आप मानते हैं कि बाइस्ड है, प्रोपेगेंडा भी है ईरान के, अब ये सब जगह से खबरें आ रही है कि इस अमेरिकी इजरायली हमले के बाद उल्टे रिजीम के पक्ष में ज्यादा लोग आ गए, जो खिलाफ थे उन्हें भी लगता है कि अमेरिकी और इजरायली दादागिरी के खिलाफ या हमले के खिलाफ वो भी चाहते हैं कि एकजुटता बनी रहे। तो ये तो फायदा हुआ शायद इस रिजीम को इस हमले से। शायद ईरान के लिए आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत जो है वो ईरानी अवाम के लिए सबसे बड़ा तोहफा था, क्योंकि रेजिम चेंज जो अमेरिका के लिए एक ऑप्शन था, आयतुल्लाह खामेनेई अगर नॉर्मल डेथ से अगर उनकी डेथ होती तो वो ईरान के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट करवा सकते थे, भड़का सकते थे, लोगों को रास्ते पे ला सकते थे, लेकिन उनकी शहादत ये सबब बना कि पूरा ईरान इमोशनल होके उनका रेजिम चेंज का जो प्रोसेस था बहुत स्मूथ हो गया। ये तो सब पूरी दुनिया मानती है कि आयतुल्लाह खामेनेई, एक जवान आयतुल्लाह खामेनेई के प्रति जो मोहब्बत अभी है लोगों के दरमियान, वो अजीब किस्म की है कि जिसको शायद लफ्जों में यहां बयान नहीं कर सकते, जो यहाँ के जवान इस वक्त उनके बारे में फीलिंग्स रखते हैं।
तो ये बताइए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक-एक करके जैसे वहाँ की लीडरशिप को टारगेटेड ढंग से इज़राइल या अमेरिका एलिमिनेट कर रहा है, एक तस्वीर हमारे पास है जो वहाँ की लीडरशिप का पूरा ग्राफ है कि सुप्रीम लीडर के नीचे जुडिशरी और पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईआरजीसी और जो भी है, उस पूरे चार्ट में से 70% लोग लीडर्स एलिमिनेट किए गए। हो सकता है बाकी भी टारगेटेड हो, जैसे मैंने कहा मे बी अगले टारगेट मुस्तफा खामेनेई हो। तो आप कह रहे हैं इससे ईरान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या ईरानी रिटेलिएशन पर पड़ता कोई है, फर्क नहीं पड़ रहा है? इससे पड़ता है, ईरान मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता। ईरान की आवाम में, उनकी जनता में, उनके जवानों में मोहब्बत जो है वो इस सिस्टम को लेके, इनकलाब को लेके, इस कैपिटलिज्म, इस नियो कॉलोनियलिज्म, ये साम्राज्य ताकत जो दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, ईरान की आवाम को लगता है कि हम वो कौम है जो तमाम इंसानों में, तमाम इंसानियत और मानवता के लिए हम सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस दे रहे हैं। हम वो कौम है जो इन गुंडों के मुकाबले में खड़े हैं। पूरी दुनिया इन गुंडों के सामने सर झुका रही है। हम बलिदान दे रहे हैं और हम सामने खड़े। ईरान की आवाम में इनकलाब को लेके, क्रांति को लेके, क्रांतिकारी की फिक्र को लेके जितनी मजबूती शहादत से आती है, बलिदान से आती है, उतनी कोई चीज से नहीं आती है। ईरान पिछले 18 दिनों में, ईरान का रेवोल्यूशन शायद 50 साल से ज्यादा जितना मेहनत की उससे ज्यादा मजबूत हुआ है। ये हमारी मानसिकता लोगों की समझ में आना चाहिए कि ईरान शहादत से नहीं डरता। यहां करबला वाले, इमाम हुसैन वाले लोग मौजूद हैं, शिया कौम है। देखिए, जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो आके क्या कह रहे हैं, वो आके ये कह रहे हैं कि तुम शियों को नहीं पहचानते, इसके लिए इनसे ऐसे लड़ रहे हो। ये वेस्टर्न एनालिस्ट कह रहे हैं। तो ईरान में फर्क पड़ता है। मैंने कहा, देखिए जमीर साहब, मैं कम से कम 1 दर्जन अखबार अभी से लेकर सुबह तक यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के सब पढ़ता हूं। जितना आपने नाम लिया ना, WSJ से लेके, गार्डियन से लेके, वॉल स्ट्रीट से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, सारे अखबार खंगालता हूं ईरान के बारे में, अमेरिका के बारे में खबरों के लिए। यहां तक कि जेरूसलम पोस्ट और इजराइल के अखबार और तेहरान टाइम्स, सारे। ये सही है कि बीते 15 दिनों में ज्यादातर वेस्ट के अखबार, अमेरिकन अखबार भी ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हुए बता रहे हैं कि ट्रंप कैसे ट्रैप में फंस गया ईरान में, और ईरान की जो मौजूदा रिजीम है वो मजबूत हो गई, लोग उनके चारों तरफ और रेजिमेंटेड हो गए। ये तो अखबार लिख रहे हैं। जी, ये तो क्लियर है। मैं तो खुद यहाँ रहता हूं तो मैं इसको फील करता हूँ। रास्ते पे जाता हूँ, रात को जो है मैं मेरी बेटी के साथ जो कार में जा रहा था, तो मेरी कार को रुकाया गया और किसी फैमिली ने आके लॉलीपॉप और टॉफी और वो मेरे बच्चों को बांटा। यानी ये माहौल है कि आप कार से जाते हैं तो लोग रुकते हैं, चाय बांटते हैं। यानी एक अजीब माहौल इस वक्त यूनिटी का ईरान में है। तो ये अभी जो आगा लारीजानी को जिन्होंने रिप्लेस किया है वो सईद जलीली है। आगा लारीजानी ईरान में बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी नहीं थे। अभी पिछले जंगों के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ गई, लेकिन सईद जलीली प्रेसिडेंशियल रेस में नंबर 2 पे थे। 2 बार प्रेसिडेंशियल रेस में नंबर 2 पर रहे हैं सईद जलीली, और बहुत ही आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी वाले इंसान है, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है। तो ईरान में एक लारीजानी जाने से 100 लारीजानी उनको रिप्लेस करने के लिए तैयार है। ईरान एक सिस्टम है, 9 करोड़ की आबादी है, 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। यहाँ पर इमाम हुसैन और करबला का मकतब है, आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, अखलाक, मानवता, नैतिकता, इसके अंदर ये कौम बहुत आगे है। आप अंजुम जी, आप सोचिए कि ईरान में अभी भी लोग जब शॉप्स पे जा रहे हैं तो उतना ही सामान खरीद रहे हैं जितना उनकी जरूरत है। यहां पर कोई अपने सामान ज्यादा नहीं खरीद रहा है। कल ईरान के अंदर अनाउंस हुआ कि जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा करा जाए। यानी ईरान के दूसरों का ख्याल रखने का जज्बा है, ये ईरान के अंदर अनपैरेलल्ड है। ये दुनिया के लिए समझना बहुत सख्त है कि कैसे जंग के हालत में तमाम चीजें सामान्य चल रही हैं। सारी शॉप्स आप देखें, ईरान के वीडियोस देखें, रोड कितने क्लीन है। 18 दिन से जंग हो रही है लेकिन तमाम सिस्टम काम कर रहे हैं, रोड अपने क्लीन है। रात को मैं 3 बजे ड्राइव करके घर पे आ रहा था
तो जितने यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो पूरे लगे हुए थे, रास्ता क्लीन कर रहे थे, तो रात में 3 तमाम बजे कहां सिस्टम से आ काम रहे कर थे? रहे हैं। रात में 3 बजे मैं कहां रात जाते को हैं आप आधी रात को? मैं रैली में गया था, मैंने बताया ना कि मैं अच्छा। 1 बजे गया था अपनी फैमिली के साथ रैली में, तो मैं वहां पहुंचा तकरीबन 2-2.5 घंटा मुझे लगा वापस आने में, बल्कि छोटी सी जगह है लेकिन मुझे 2-2.5 घंटे लगे। तो 3 बजे मैं जब वापस आ रहा था घर पे, तो मैंने ये देखा कि जो सिस्टम है वो पूरा काम कर रहे हैं। तो ईरान को जो लोग नहीं जानते उन्हें लगता है, मैं आपको कह दूं अगर 20 ऐसी खबरें भी आ जाए ना कि ये शहीद हो गए, उससे ईरान मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। ये मानसिकता ईरान के अंदर है, लोगों के अंदर, कि शहादत, क्योंकि हम इमाम हुसैन को मानते, मातम करके हम बड़े हुए हैं, करबला को मानते मानते बड़े हुए, हमारा बच्चा बच्चा इमाम हुसैन की तरह शहीद होना चाहता है। तो हमारी कौम को अगर कोई सोचे कि हम मार के हम डरा देंगे, तो ये शिया कौम, करबला वाली कौम मौत से डरने वाली नहीं है, बल्कि मौत से और ज्यादा मजबूत होने वाली कौम है। आखिरी सवाल, तो इसका मतलब ईरानी लीडरशिप को यह अंदेशा तो अब पूरी तरह से होगा कि जिस तरह से चुन चुन कर अमेरिका और इजराइल ने प्रिसीजन अटैक करके लोगों को मारा है, तो यह अंदेशा तो होगा कि मे बी जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो, या और लीडरशिप में जो लोग बचे हैं वो, ये सब भी अगले 10-5 दिन में और एग्रेसिव अटैक में हो सकता है मारे जाए। देखिए, शहादतें हो सकता है हो, ये यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को डिसाइड करना होता है कि वो अगर वो सिक्योरिटी उस तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं कुछ खास लोगों को, या उनकी लीडरशिप ये डिसाइड करती है कि हम रास्ते पे आना चाहते हैं, कौम को मोटिवेट करना चाहते हैं। ये दोनों अलग प्रकार के काम हैं, दोनों कौम के लिए जरूरी हैं कि कौम को आपको ये फीलिंग देना है कि वो अकेले छोड़ नहीं दिए गए हैं, कि अमेरिका आके बॉम्ब्स गिरा रहा है तो लोग मर रहे हैं लेकिन लीडर सेफ हैं। ये पैगाम नहीं देना है, बल्कि ये पैगाम देना है कि अगर आवाम मर रही हो तो आपके लीडर आपके साथ। 13 मार्च को प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियन या विदेश मंत्री अरागची या लारीजानी ये सब सड़कों पर थे तेहरान में। इससे बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है कौम में कि भाई आप अकेले नहीं हो, ये जंग हमारी सबकी है, हम सब मिलके लड़ रहे हैं। अगर आपका बच्चा शहीद हो रहा है तो मेरा बेटा भी शहीद हो रहा है। आगा लारीजानी का जवान बेटा शहीद हो गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट था उनका बेटा, लेकिन वो शहीद हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके बेटे लड़ेंगे और हमारे बेटे आराम से रहेंगे, नहीं, ये जंग हमारी मिल के जंग है और इस जंग के अंदर हम मिल के लड़ेंगे। तो ये कौम और लीडरशिप के अंदर जो यूनिटी है इससे और मजबूत होती है, और कौम इसी से चलती है, मुल्क इसी से चलता है। बाकी तो सब बातें हैं, हम इनको मार देंगे, हम उनको मार देंगे। देखें, वहां से भी तो रिपोर्ट्स आ रही है नेतन्याहू के बारे में, बेन गुवेर के बारे में, कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन रिपोर्ट्स तो आ रही हैं। कल ईरान ने क्लेम किया है कि ईरान ने कल जो मिसाइल्स मारा है, खुर्रमशहर मिसाइल मारा है, ईरान ने सिज्जील मारा है। तो ईरान ने भी जो कल मिसाइल्स मारा, ईरान क्लेम कर रहा है 200 से ज्यादा लोग वहां पर जख्मी और मरे हुए हैं। तो वहां से तो तकरीबन ब्लैकआउट है टोटल। इजराइल में जो मारा जा रहा है, इजराइल के हेडक्वार्टर्स को, मोसाद के हेडक्वार्टर्स पे लगा हुआ है, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स पे लगा हुआ है। कल कहा गया है मोर देन 28 मिलिट्री लोकेशंस पर इनकी मिसाइल्स जाके गिरी हैं। तो ईरान जो मार रहा है वो भी तो है ना। अभी कल बहुत बड़ी खबर आई, अंजुम जी आपने पढ़ा होगा, नेचुरली आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि अमेरिका में इंटेलिजेंस जो उनके एंटी टेररिज्म इंटेलिजेंस के हेड हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया? इसलिए वो कह रहे हैं कि जो ईरान के साथ जंग हो रही है वो इमोरल जंग है, ईरान हमारे लिए थ्रेट नहीं है। जंग बिल्कुल जी। तो ये आपको क्या बता रहा है कि नैतिक तौर पर, मॉरल तौर पर ईरान बहुत सुपीरियर है। मिलिट्री में वो मार रहे हैं, ईरान भी मार रहा है, ईरान का नुकसान हो रहा है, उनका भी हो रहा है, हो सकता है इनका ज्यादा कम हो, लेकिन होर्मुज से ईरान ने ये क्लियर कर दिया कि पावर किसके पास है इस वक्त। वो ट्रंप जो कह रहा था कि हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं है, वो ट्रंप भीख मांग रहा था नेटो से, और वही ट्रंप को जब नेटो ने रिजेक्ट कर दिया, आप सोचें, अगर 2 महीना पहले अगर आपको कोई कहता है ना कि अमेरिका ने नेटो से कोई डिमांड किया और नेटो ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप कहते नहीं, पॉसिबल नहीं। लेकिन आज ईरान ने अमेरिका को उस पोजीशन पर पहुंचा दिया है कि एक कंट्री ने भी ट्रंप की बात नहीं मानी। ये अमेरिका की ताकत है या वीकनेस है? आप एक मैं लास्ट बात कहना चाहता हूं अंजुम जी, 2 कौमों को आप कंपेयर करें, 2 कौमों को कंपेयर करें। ईरान में
लोग रास्ते पे हैं, हजारों की तादाद में बम गिरने के बाद भी रास्ते पे हैं। उनको कंपेयर करें इजराइल से, जहां पर इजराइल के नेताओं के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है। वहां पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि तुमने हमें फंसा दिया। अमेरिका की पब्लिक वो अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिकन रेजीम के खिलाफ है। मैं तो ये कहता हूं कि जंग खत्म होते होते रेजीम चेंज होगी, लेकिन ईरान में नहीं होगी, अमेरिका और इजराइल में होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखते हैं। मैं तो हर वीडियो के अंत में यही कहता हूं कि हम दुआ करेंगे कि जंग खत्म हो, बेकसूरों की जान ना जाए। हजारों लोग जब फुल स्केल वार होता है, ना जाने कहां किन घरों में लोग मारे जाते हैं, जिनका इस जंग में, इस तरह की किसी वारफेयर में जिनकी कोई भूमिका नहीं होती। चलिए, देखते हैं बेशक। जंग कब रुकती है, कब खत्म होती है, कब तक चलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जमीर अब्बास साहब। मुलाकात होगी फिर जल्दी। नमस्कार।